नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और फाउंडेशनल एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि इतनी विविधताओं और इतने सारे राज्यों के बावजूद भारत एक राष्ट्र के तौर पर इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? इसका जवाब दरअसल हमारे संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों में ही छुपा है। तो चलिए आज इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों की परतों को खोलते हैं जो भारत की एकता और इसकी संरचना को परिभाषित करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय संविधान हमारे सामने एक बड़ा ही अनोखा पैराडॉक्स रखता है। एक तरफ वो कहता है कि भारत एक अविनाशी संघ है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि इसके राज्य विनाशी हैं, यानी डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब सवाल ये उठता है कि इसका असल में मतलब क्या है और ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेगी। हम ये समझेंगे कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है, महासंघ क्यों नहीं। फिर देखेंगे कि हमारी संसद के पास भारत का नक्शा बदलने की क्या शक्तियां हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था दुनिया के दूसरे देशों जैसे अमेरिका या कनाडा से कैसे अलग है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारे प्रावधान आज के समय में इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, संघ की पहचान। देखिए, संविधान में हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर चुना गया है और अनुच्छेद 1 में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनके पीछे एक बहुत गहरा संवैधानिक और राजनीतिक दर्शन छिपा है। आइए संविधान निर्माताओं की उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला तो देश का नाम, इंडिया और भारत दोनों को संवैधानिक मान्यता दी गई, लेकिन जो असली और गहरी बात है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल। संविधान सभा ने अमेरिका के तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का महासंघ शब्द क्यों नहीं चुना? यूनियन शब्द पर इतना जोर क्यों दिया गया? इसका सबसे सटीक जवाब खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने साफ किया कि भारतीय संघ अमेरिकी महासंघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है। मतलब राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया है, बल्कि देश ने प्रशासनिक सुविधा के लिए खुद को राज्यों में बांटा है। और इसी वजह से किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बात तो साफ हो गई कि संघ अविनाशी है और राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। पर क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों की सीमाएं, उनका अस्तित्व पत्थर की लकीर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 2 और 3, जो हमारी संसद को भारत के राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने की एक असाधारण शक्ति देते हैं। अच्छा, तो इन दोनों अनुच्छेदों में फर्क क्या है? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 2 ये बाहरी इलाकों को भारत में शामिल करने के लिए है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे एक नए राज्य के तौर पर शामिल करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। वहीं अनुच्छेद 3 पूरी तरह से आंतरिक पुनर्गठन के बारे में है। मतलब देश के अंदर ही किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, उसकी सीमाओं में बदलाव करना, या दो राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य से एक हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाना, जैसे तेलंगाना या झारखंड का निर्माण। अब ये प्रक्रिया देखिए, इससे केंद्र की ताकत का सही अंदाजा लगता है। किसी भी राज्य में बदलाव के लिए बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की विधानसभा की राय संसद पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। मतलब राज्य चाहे हाँ कहे या ना, संसद अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। अंतिम शक्ति पूरी तरह से संसद के हाथ में है। और केंद्र की इसी जबरदस्त शक्ति को देखकर संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। सवाल यह है कि क्या भारत वाकई में एक संघीय यानी फेडरल देश है, या फिर ये सिर्फ दिखने में संघीय है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक यानी यूनिटरी है। चलिए इस क्वाजी फेडरल डिबेट की गहराई में चलते हैं। जब हम भारत की तुलना दुनिया के दूसरे संघीय देशों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अमेरिका को देखिए, वो एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। मतलब वहां ना तो संघ को तोड़ा जा सकता है और ना ही राज्यों की सीमाओं को उनकी सहमति के बिना बदला जा सकता है। लेकिन भारत का मॉडल कनाडा के ज्यादा करीब है,
जहां केंद्र बहुत शक्तिशाली है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ भारतीय व्यवस्था को अर्धसंघीय या क्वेसी फेडरल कहते हैं, मतलब एक ऐसा संघ जिसमें एकात्मकता की ओर एक मजबूत झुकाव है। तो हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। उसका जवाब क्या है? जवाब इसी एक शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके घटक यानी राज्य विनाशी हैं। संसद जब चाहे उनकी सीमाओं को, उनके नाम को, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को भी बदल सकती है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों के इस पुनर्गठन की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया है, और इसका जरिया है अनुच्छेद 4, जो हमारे संविधान को एक असाधारण लचीलापन देता है। इससे आप एक तरह का संवैधानिक शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का इस्तेमाल करके कोई नया राज्य बनाती है या किसी राज्य की सीमा बदलती है, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव है? क्या इसे संविधान संशोधन माना जाना चाहिए? लगता तो यही है ना? पर मजे की बात ये है कि नहीं। और यही अनुच्छेद 4 की सबसे बड़ी खासियत है। वो साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के मकसद के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि संसद किसी नए राज्य का गठन या राज्यों की सीमाओं में बदलाव सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। ये हमारे संविधान को अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो वो साधारण कानून से नहीं हो सकता। उसके लिए अनुच्छेद संशोधन के तहत बाकायदा एक संविधान संशोधन करना ही होगा। तो ये सारे नियम, ये सारी प्रक्रियाएं, क्या ये सिर्फ संविधान की किताबों में पढ़ने के लिए? आज के दौर में इनकी क्या प्रासंगिकता है? बिल्कुल है। ये अनुच्छेद आज भी भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को लगातार आकार दे रहे हैं। देखिए, आज भी जब देश के अलग अलग हिस्सों से नए राज्यों की मांग उठती है, तो चर्चा इन्हीं अनुच्छेदों के इर्द गिर्द घूमती है। ये प्रावधान केंद्र को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन देते हैं। और अगर हम वैचारिक तौर पर देखें, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति में जो हालिया बदलाव हुए, उनकी जड़ें भी संसद की इसी शक्ति में हैं, जो उसे अनुच्छेद 3 से मिलती हैं। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। संविधान का ये जो असाधारण लचीलापन है, केंद्र को दी गई ये जो अपार शक्ति है, क्या ये भारत के सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ताने बाने को मजबूत करती है, या फिर कहीं ना कहीं ये उसे चुनौती भी देती है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये संतुलन कहाँ होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।